जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हिंदी पढ़ोलॉजी का क्लास नंबर फर्स्ट है, जो कि आपके सीटेट परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 15x15 सीरीज है दोस्तों। कहने का मतलब है कि आउट ऑफ 15 जो 15 नंबर के आपके पढ़ोलॉजी से प्रश्न पूछते हैं, प्रत्येक प्रश्न का आप जवाब दे पाए दोस्तों। इस तरीके से तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। और आज ही दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रत्येक क्लास का जो वीडियो है आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 7वीं कक्षा की शिखा जो है, कुछ वर्ष पूर्व मस्तिष्क में चोट लगने के कारण बोलने में समस्या होती है, जिस कारण वह बात करते समय उचित शब्दों का चयन करने में असमर्थता का अनुभव करती है। वह किस भाषा विकार से ग्रसित है? तो वो बोलने में समस्या, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण वो बोलने में समस्या महसूस करती है। इसका मतलब क्या दोस्तों? वो बोल नहीं पाती है, संप्रेषण विकार है। वह बातें करने में या अपनी चीज़ों को बताने में दोस्तों कठिनाई महसूस करती है। इस प्रकार के विकार को संप्रेषण विकार कहा जाता है। तो भाषा विकार क्या होता है? भाषा विकार से अर्थ होता है या मतलब होता है जहां बच्चों को अपनी भाषा या अपने भावों को दूसरे के समक्ष रखने में कठिनाई हो, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा विकार कहते हैं। ठीक है। और भाषा एक का माध्यम होता है जिससे हम अपनी बात को दूसरे के समक्ष क्या रख पाते हैं। ठीक है। अगर हम अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं या हमको कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो वही भाषा विकार कहलाता है। और भाषा विकार कई प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इसके अलावा जो विकार होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं और जान लेते हैं। ठीक है। ताकि अगर इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे आपकी परीक्षा में, तो आप उनका भी आसानी से जवाब दे सकें। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले विकार पे देखते हैं। भाषाई विकार के प्रकार। संप्रेषण विकार, जिसे अफेजिया कहा जाता है। अगर अफेजिया आ जाता है दोस्तों, तब भी उसे क्या कहेंगे? संप्रेषण विकार कहा जाता है। तो एक भाषा विकार जिसमें मस्तिष्क में चोट लगने पर उन भागों को नुकसान पहुंचता है जो संप्रेषण कौशल को संभव बनाते हैं। मस्तिष्क में दोस्तों चोट लगने से मस्तिष्क के वे पार्ट ग्रसित होते हैं या उन भाग को नुकसान पहुंचता है जो कि बातचीत करने में या संप्रेषण कौशल को संभव बनाते हैं। ठीक है। इसलिए प्रभावित लोगों को अपनी बात पूरा करने में उचित शब्दों को ढूंढने और बोलने में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो इस प्रकार के विकार को, जब मस्तिष्क में चोट लग जाए और बच्चा जो है अपनी बात को सही से कह न पाए, तो इस प्रकार के विकार को संप्रेषण विकार या अफेजिया कहा जाता है। वहीं चलें, दूसरा जो विकार है लेखन विकार, जिसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। एक कमी जो सुसंगत रूप से लिखने, देखिए दोस्तों सबसे पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेखन विकार मतलब बच्चे को लेखने संबंधित या लेखन जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, तो उसे क्या कहेंगे? लेखन विकार या डिस्ग्राफिया कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो विकार है वो संचार विकार है, जिसे डिस्फेजिया कहा जाता है। एक भाषा विकार जो संचार कौशल या समझ क्षमता को प्रभावित करती है, कि बच्चा जो है उस किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है, तो उसे क्या कहेंगे? संचार विकार या डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हकलाना एक बोली विकार है। हकलाना क्या है? एक प्रकार से बोली विकार है जो एक ही शब्द को बार बार दोहरा कर भाषण के प्रवाह को प्रभावित करता है। वो क्या कहलाता है? हकलाना। ठीक है। तो इस प्रकार के विकार में बच्चा क्या होता है? एक ही चीज़ को बार बार अटक अटक के पढ़ता रहता है। वाक विकार, जिसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। एक सीखने की अक्षमता जो पढ़ने, देखिए दोस्तों डिसलेक्सिया में होता क्या है? बच्चे को पढ़ने और समझने की क्षमता को प्रभावित होती है। कहने का मतलब एक बच्चा जो सही तरीके से न तो पढ़ पाता है न तो चीज़ों को समझ पाता है, उसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहा जाता है। कठिन एवं दोषपूर्ण बोल, जब बच्चा जो है कठिन और दोषपूर्ण बोल कहने मतलब जो कठिन शब्द होते हैं उसे बोल नहीं पाता है, या उसकी बोलने की जो शैली है वो अलग है। ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? डिसाथ्रिया कहेंगे। डिसाथ्रिया कहा जाता है। एक तंत्रिका संबंधित विकार है जो बोली को क्या करती है? बाधित करती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि विकार जो होते हैं कई प्रकार से होते हैं, और ये विकार जो होते हैं बच्चे को कई प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना
और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी या प्रतिक्रिया देना। वर्णमाला को क्रम से याद करना। दोस्तों जहाँ पे याद करने की बात आ जाए उसको आप तुरंत काट दीजिए, क्योंकि याद करना एक प्रकार से निगेटिव वर्ड होता है। तो प्राथमिक स्तर पर या बच्चों को याद करवा देना, रटवा देना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे छूट गया। वही बात करें कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि दूसरों की बातों को बच्चा जो है धैर्यपूर्वक सुने और उस सुनी गई बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे या अपनी टिप्पणी व्यक्त करे। वही मेन या मुख्य उद्देश्य माना जाता है भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर। चलिए यहाँ पे हम और कुछ जान लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बच्चे किसी की बातों को सुन सकें और भाषा को समझ पाएं। औपचारिक या अनौपचारिक दोनों ही तरह के माहौल में अपनी बातों को या अपने आप की जो चीज़ें दोस्तों या बातें उनको प्रभावी ढंग से उसको रख पाएं। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य कुछ और हैं दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य कुछ और हैं। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और रुचि से सुनना। ठीक है, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और रुचि से सुनना, तभी तो आप उसको समझ पाएंगे। अपने अनुभव जो है संसार और कल्पना संसार को बेझिझक और सहज ढंग से क्या करना, अभिव्यक्त करना। मतलब कहने मतलब कि अपनी चीज़ों को या अपने मन के जो भाव हैं, विचार हैं, उनको आप बेझिझक, बिना अटके या बिना रुके उसको प्रेजेंट कर पाएँ या व्यक्त कर पाएँ। ठीक है, अलग अलग संदर्भों में अपनी भाषा कहने की क्या करना, कोशिश करना या प्रयास करते रहना। चित्रों और संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए पढ़ना चाहिए। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। चित्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति का क्या होना चाहिए, माध्यम बनाना चाहिए। भाषा की लय और तुक की समझ होना तथा उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अगर बच्चा जो है चित्रों संदर्भों के अनुसार अनुमान लगाते हुए पढ़ना चाहिए बच्चे को, और इससे बच्चे की जो कल्पना शक्ति है उसका भी क्या होता है, विकास होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न है दोस्तों। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आपका तीसरा प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर की नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सबसे पहले आप जानिए कि भाषा क्या होती है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जिसका प्रयोग जो है मनुष्य जो है अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। भाषा एक तरीके का औजार है या कह सकते हैं एक साधन है जिसका उपयोग मनुष्य जिंदगी से जुड़ने के लिए तथा जिंदगी के अनुभवों को एक दूसरे के समक्ष साझा करने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है जब उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को क्या करना, पहचानना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और कुछ उद्देश्य हैं दोस्तों, उसको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, इसको भी आप जानते रहिए क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है, तो आप ताकि प्रश्न का जवाब दे पाएं और कोई प्रश्न आपसे छूटे ना। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, भाषा के विभिन्न स्वरूपों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही, सभी क्या है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4 है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन क्यों करना चाहिए, मुख्यतः इसका मुख्य कार्य क्या है, जो क्या करता है दोस्तों, रोचकता और जोश लाता है। भाषाई खेलों का आयोजन से दोस्तों भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः जो है रोचकता और जोश लाता है, ताकि बच्चा रोचक रहे या मतलब
उसमें दोस्तों उसकी रुचि हो और जोश हो भाषा को सीखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि भाषा की कक्षा क्या होती है और भाषाई खेल क्या होते हैं, इसको भी जान लीजिए। चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि भाषाई कक्षा जहाँ बच्चों को अपने भाषा कौशलों व भाषा अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं, वो क्या होती है, भाषा की कक्षा कहलाती है। भाषाई खेल जो गतिविधि खेल के माध्यम से बच्चों को उनके भाषा शिक्षण सीखने में सहायक करती है। भाषा सीखने वह गतिविधि जो खेल के माध्यम से बच्चों को उनके भाषा का शिक्षण सीखने में या लर्निंग करने में सहायता करती है, वो क्या कहलाते हैं, भाषाई खेल कहलाते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का जो आयोजन है शिक्षण को समृद्ध और प्रभावशाली बनाता है। इसके अलावा अस्थायी बनने में शिक्षक और छात्रों की सहायता भी करता है। ठीक है, बच्चे खेल में विशेष रुचि एवं जोश का प्रदर्शन करते हैं, अतः खेल जो होते हैं या खेल को माध्यम बनाकर शिक्षण में स्वाभाविकता लाई जा सकती है। भाषाई खेलों का आयोजन कर बच्चे खेल खेल में अनायासी भाषा को क्या करते हैं, सीख लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका भाषाई खेल क्या होता है, भाषाई खेल का आयोजन करने से क्या होता है। तो भाषाई खेलों का आयोजन करने से बच्चा जो होता है खेल खेल में अनावश्यक ही भाषा को खेल देता है और भाषा की कक्षा में शिक्षक छात्रों की सहायता भी करता है और बच्चे खेल में विशेष रुचि एवं जोश का प्रदर्शन करते हैं और खेल का माध्यम बना के शिक्षण में स्वाभाविकता लाई जा सकती है या खेल के माध्यम से भी बच्चों को भाषा जो है वो सिखाई जा सकती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालयी कार्य के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग दोस्तों आपको बता दें कि अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए या तो हम बोलते हैं या तो हम उस चीज़ को लिख के व्यक्त करते हैं। तो लिखित भाषा का प्रयोग जो होता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए होता है। तो अभिव्यक्ति दो तरीके से हो सकती है, या तो बोल के या तो लिख के। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि लिखित अर्थात लेखन कौशल चारों कौशलों में से सबसे अंतिम कौशल माना जाता है और बच्चे में लेखन कौशल का विकास जो है अपने मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखने की क्षमता को संदर्भित करता है। लिखित भाषा का प्रयोग जो है अपनी भाषा को या अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और प्रश्न दोस्तों अच्छा है कि भाषा सीखने का सही क्रम क्या होता है। भाषा सिखाने का या सीखने का सही क्रम क्या है। ऑप्शन एक है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, श्रवण करना या लिखना। श्रवण करना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा सीखने का जो सही क्रम है दोस्तों आपको बता दें कि भाषा जो होती है, अभी फिर से आपको बता दें कि भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक जरिया या तरीका होता है और मनुष्य होता है अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये चारों कौशलों का प्रयोग करता है। भाषाई समुदाय चारों प्रक्रियाओं का प्रयोग करके क्षमता जो विकसित होती है क्या कहलाती है, भाषा कौशल कहलाती है। भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। बात करें अगर ये चारों कौशल जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जो भी आपके जो चारों कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं तथा ये सभी भाषाई विकसित का विस्तार देते हैं तथा मनुष्य में भाषा के विकास को क्या करते हैं, विस्तार देते हैं, विस्तार प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो आपका श्रवण और पढ़ना है ये दोनों ही क्या करते हैं, ग्रहण करने से तात्पर्य है और वहीं अगर हम बोलना और लिखना है तो विचारों को अभिव्यक्त करने से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के बारे में सही है। तो जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है जिसे आप होमवर्क बोलते हो,
बच्चों को होमवर्क क्यों दिया जाता है, ठीक है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। तो गृह कार्य का संबंध किससे सही है, तो गृह कार्य जो होता है दोस्तों, जो पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार करना तथा अभ्यास होना चाहिए। जो पढ़ाया गया हो बच्चों को, जो क्लासरूम में पढ़ाई जाए चीज़ें हो, उसी से रिलेटेड जो है गृह कार्य जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उस पाठ को कितनी गहराई तक समझा है ये चीज़ भी आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। और उसी से रिलेटेड जो अभ्यास या गतिविधियाँ हों उसी सब्जेक्ट से या उसी चैप्टर से रिलेटेड होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। बता दें आपको कि पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ अथवा विषय वस्तु के अंतर्गत या अंत में अभ्यास कार्य दिया होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है पाठ को समझना। अभ्यास कार्य यह परखने के लिए होता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई तक पढ़ा या पाठ उसको कितनी गहराई तक समझ में आया है। जिस उद्देश्य के लिए पाठ को बनाया गया या पाठ्य पुस्तक में उस पाठ को शामिल किया गया है, क्या बच्चा जो है उस उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त कर पाया या वो बच्चा जो है उस उद्देश्य को कितना पूरा कर पाया है। तो ये सब समझने के लिए ही या जानने के लिए होमवर्क जो है वो दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। जो बच्चा भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती है, अक्षम्य है या शिक्षक की कमी को दर्शाती है। तो भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों को दोस्तों एक तरीके से हम बता दें आपको कि त्रुटियां जो होती हैं उसे किस रूप में देखा जाता है, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। क्या होती हैं, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा के रूप में त्रुटियों को माना जाता है। त्रुटियां शिक्षक को बच्चों के सीखने संबंधित जरूरतों से परिचित कराती हैं, ताकि शिक्षक यह जान पाए या उनकी जो कमियां हैं बच्चे की उसको समझ पाए कि बच्चा जो है कहाँ पे कमी कर रहा है। और शैक्षणिक निदान के द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक को शिक्षण विधियां अपनाने और उसे उपचारित शिक्षण करते हैं, ठीक है। उसको कहने का मतलब है कि जो त्रुटियां होती हैं वो शिक्षक की काफ़ी मदद करती हैं कि बच्चा जो है किस क्षेत्र में कमी है, बच्चा जो गलती कर रहा है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही बच्चा किस तरीके से समझ रहा है या कहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है जानने के लिए त्रुटियाँ जो हैं शिक्षक के एक सहायक के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। और बता दें आपको कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां होती हैं जो अस्थायी नहीं होती हैं। कहने का मतलब एक समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है और इन्हें उचित उपचारात्मक विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। जो भी त्रुटियां होती हैं बच्चों के द्वारा जो शिक्षण के दौरान हो रही होती हैं, वो त्रुटियां जो होती हैं, गलतियां होती हैं, अस्थायी नहीं होती हैं। इनको उपचारात्मक शिक्षण विधि द्वारा इनको दूर किया जा सकता है, ठीक है। त्रुटियों का अर्थ भाषा का अज्ञानता बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यह भी ज्ञान अर्जित करने के क्रम में आने वाली प्रक्रिया मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रुटियों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी से शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा जो है वो किस हद तक इस चीज़ को समझ पा रहा है और उसे कहाँ पे निदानात्मक शिक्षण की जरूरत है या निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है, ठीक है। ये सब जानने में त्रुटियाँ महत्वपूर्ण हिस्सा या महत्वपूर्ण भाग निभाती हैं सीखने की प्रक्रिया में। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो बच्चा जो है दोस्तों आपको बता दें कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास जो है व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। समझ तो होती है लेकिन सचेत समझ नहीं होती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण होता है। इस स्तर पर बच्चे अपनी मात्र भाषाई परिवेश से निकलकर पहली बार विद्यालय आते हैं। विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। पहली बार बच्चा जो होता है अपने घर से माहौल से निकलता है और अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा जो है ग्रहण करने के लिए आता है। तो बच्चे घर एवं परिवार परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वो बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इसी भाषाई पूंजी का इस्तेमाल कर भाषा सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है या भाषा सिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहली बार विद्यालय में आने वाला बच्चा अपने शब्दों के अर्थ और उसके प्रभाव से
परिचित होता है, परंतु लिपिबद्ध चिन्हों या अर्थात कह सकते हैं व्याकरण या ध्वनि बच्चों के लिए अमूर्त होते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको पता नहीं होता है कहाँ पे किस तरीके की बात बोलनी है, यहाँ का कहाँ पे किस तरीके का जो सेंटेंस है वो चीज़ें बोले। ठीक है, ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब बच्चा जो है व्याकरण की उसको सचेत समझ होती है, जान पाता है कि ये व्याकरण जो है चीज़ें कहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे। कक्षा में दृष्टिहीन जो बच्चा है दोस्तों उसके समावेशन के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं वो बता दें, दृष्टिहीन बच्चे ऐसे बालक होते हैं जिनकी दृष्टि पूर्ण रूप से बाधित रहती है, अर्थात इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दृष्टिहीन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि जो होती है दोस्तों उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है पढ़ाने के लिए। दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि दृष्टिहीन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बिना किसी भेदभाव का उनका भी स्वागत करना। ठीक है, जब तक ब्रेल लिपि नहीं होता है दोस्तों, जब तक ब्रेल लिपि की अनुपस्थिति होती है तब तक बच्चों को मौखिक संचार या कह सकते हैं कि बोल बोल कर उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें कही गई हैं कि कक्षा में दृष्टिहीन बालकों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे, उन्हें भाषा संबंधित आसान कर देंगे, पढ़ाने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उसके वर्णन को क्या करेंगे, विस्तार देंगे, या ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि ब्रेल लिपि की प्रतीक्षा जो है वो तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जब तक ब्रेल लिपि जो है उपलब्ध नहीं है तब तक हम धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उसके वर्णन को क्या करेंगे, विस्तार देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा मौखिक भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे जब तक ब्रेल लिपि उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बच्चे दिए स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। जो बच्चे की स्कूल की भाषा है और उसके घर के पास पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए या समरूपता होनी चाहिए। तो बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जो भी बच्चा होता है प्रत्येक दोस्तों सबकी पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक सबकी एक ही नहीं होती। कोई बच्चा भोजपुरी बोलने वाला होता है तो कोई बच्चा गुजराती, कोई मराठी, सभी बच्चे दोस्तों अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की स्कूल की भाषा और घर एवं पास पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। बिल्कुल सही, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। जुड़ाव होने पर बालक को बोलने में झिझक नहीं होती। बच्चा जो होता है अपनी चीज़ों को कहने या बोलने में झिझक महसूस नहीं करता है। ठीक है, और बता दें बालक के भाषाई कौशल का विकास जो है वो अच्छे से होता है। भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये सभी क्या होते हैं, भाषाई कौशल होते हैं। जब बच्चे के स्कूल की भाषा और घर आसपास पड़ोस की भाषा में जुड़ाव होगा या एक दूसरे से अटैचमेंट होंगे तो बच्चा जो है अपनी चीज़ों को आसानी से कह पाएगा। ठीक है, और बालक की अस्मिता जो है वो बनी रहेगी। बच्चा जो है हर एक चीज़ में या अपनी बात को कहने में या प्रश्न पूछने में झिझक नहीं महसूस करेगा, अपनी बात को पूछेगा या जो अपनी चीज़ें उसको बताएगा भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है, निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि या सूत्र विधि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि उचित है। तो बता दें आपको कि आगमन विधि जो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है, आगमन विधि सबसे उचित विधि मानी जाती है। और इसकी विशेषता क्या होती है, और इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से, जो आपकी आगमन विधि होती है इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें होता क्या है, उदाहरण के माध्यम से नियम बनाए जाते हैं या नियम या सिद्धांत बनाते हैं। पहले इसमें आप उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम की तरफ जाते हैं। जबकि निगमन विधि में पहले क्या होता है, नियम फिर उदाहरण की तरफ, और आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम की तरफ जाते हैं। यह शिक्षण विधि बाल केंद्रित है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर, ये वो क्या करती है, विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। यह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है, क्योंकि इस विधि के द्वारा ही विद्यार्थी स्वयं ज्ञान
की खोजने या सीखने का प्रयत्न जो है बच्चा करता है, और इस विधि को व्याकरण पढ़ाने के सबसे सरल और सबसे उत्तम विधि जो है उसे मानी जाती है। और इसी विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है, बता दें आपको कि इस विधि के द्वारा बच्चा जो है ज्ञान प्राप्त करता है वो पूरी तरीके से क्या होती है, अस्थायी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जानना चाह रहे होंगे कि समावेशी जो कक्षा है, समावेशी कक्षा होती क्या है। यहाँ पे दिया गया ना समावेशी कक्षा, तो ऐसी कक्षा जहाँ समान और मानसिक के एवं शारीरिक रूप से पिछड़े बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, समावेशी कक्षा कहलाती है। तो समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर नियम नहीं बना सकते। समावेशी कक्षा में बच्चों को भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश जो है वो तैयार किया जाता है। भाषा समृद्ध परिवेश में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हुए अपनी अधिगम गति के अनुसार जो है वो भाषा को सीखते हैं या अधिगम करते हैं। समावेशी कक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पे किसी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम जो है वो नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। यही बातें करें अगर आगे, इस समावेशी कक्षा के कुछ विशेष सिद्धांतों पर काम करती है। भेदभाव रहित शिक्षा होती है। देखिए तो जो समावेशी कक्षा होती है उसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत होता है, चाहे कोई बच्चा है जो सामान्य हो या मानसिक या शारीरिक रूप से पिछड़ा हो, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा जो है दी जाती है। यहाँ पे सभी बच्चे समान रूप से सीखने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक बच्चे का शिक्षा में समान अधिकार होता है। ये कौन कहता है, समावेशी शिक्षा कहती है कि प्रत्येक बच्चे का शिक्षा पर क्या होता है, समान अधिकार होता है। समावेशी कक्षा में सभी राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व बनता है कि वे सभी आवश्यक सुविधाएं जो हैं वे उपलब्ध कराएं। ये दायित्व है राज्य सरकार का, ताकि सभी बच्चों को दोस्तों शिक्षा जो है एक साथ एक ही कक्षा में मिल पाए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षण के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके, या नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20 बार लिखवाना। तो जो नंदिनी दोस्तों उसमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसकी जो अशुद्धियाँ या इस प्रकार की गलतियाँ जो है उसको दूर कर सकते हैं। तो बता दें आपको कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर या प्रोत्साहन दिए जाना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्तिगत अवसर देने से या समूह में कार्य करने और दूसरों के कार्य को करने और राय लेने से प्रश्न करने की उसकी पूरी स्वतंत्रता या एकदम स्वतंत्रता होनी चाहिए दोस्तों। तो नंदिनी को ऐसा कहना कि नंदिनी को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना कि जिससे वह स्वयं उसमें क्या कर सके, सुधार कर सके। ठीक है, अपनी भाषा को गढ़ते या बोलते या लिखते संबंधित गतिविधियां हो, जैसे शब्द खेल या कविता, गीत, चुटकुले, पत्र आदि दोस्तों कार्य जो है बच्चों से करवाए जाने चाहिए। इससे जो है बच्चे की अशुद्धियां जो है वो वर्तनी संबंधित वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। वह संभवतः से ग्रसित है। डिसलेक्सिया, डिफेजिया, डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया। दोस्तों बच्चा क्या है कि 7वीं कक्षा में पढ़ता है और वह समान बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो बता दें आपको कि जब बच्चा जो है उसको लिखने संबंधित दिक्कत हो तो डिसग्राफिया, गणना संबंधित दोष हो या कैलकुलेशन करने में असमर्थ हो तो डिसकैलकुलिया। ठीक है, और अगर दोस्तों बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाता है तो क्या है, उसको डिसलेक्सिया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से प्रत्येक क्लास का दोस्तों वीडियो आपके लिए आता रहेगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।